आप ये स्टोरी SS स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 47 एक भयानक जानवर। पूरे साम्राज्य में शिकारी एक ऐसे युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रहे थे जो उनके भविष्य का फैसला करेगा। जानवरों का एक झुंड उनकी ओर बढ़ रहा था और एडमिरल अपने रेजिमेंटों को व्यवस्थित करने में जुटे थे, क्योंकि हाल ही में हुए हमले में कई लोग मारे गए और घायल हुए थे। आने वाले खतरे का सामना करने के लिए पर्याप्त शिकारियों को भेजना था, साथ ही शहरों के आसपास बने नए तहखानों को साफ करने के लिए पर्याप्त शिकारियों को पीछे छोड़ना भी जरूरी था। चारों ओर दुश्मन थे और उनसे निपटने के लिए पर्याप्त लोग मौजूद नहीं थे। साम्राज्य के उच्च अधिकारियों की निराशा थोड़ी कम हुई, क्योंकि एक विशेष रूप से शक्तिशाली शिकारी के बारे में जानकारी शीर्ष तक पहुंच गई थी। उस शिकारी ने स्टार सिटी को घेरने वाले राक्षसों के झुंड का अकेले ही सामना किया था और उन सभी को मार गिराया था। स्टील मिखाइल जैसे शीर्ष शिकारियों के शामिल होने से उन्हें लगा कि वे इस संकट से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। जैसे ही टुकड़े स्थानांतरित होने लगे, आदेश जल्दी से दिए गए। वे थके हुए और हरे हुए थे, लेकिन वे हार नहीं मानते थे। अगर उन्हें करना पड़ा तो वे अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। शहर धीरे धीरे स्थिर हो गए, क्योंकि शिकारी आने वाले दुश्मन से मिलने के लिए साम्राज्य की परिधि में जाने लगे। हाल के हमलों के बाद यूनाइटेड फेडरेशन की हालत गंभीर थी। इसके 3 देश पहले ही एक शक्तिशाली काले अजगर के हाथों में पड़ चुके थे, जिसने उसकी अवहेलना करने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डाला। इस अजगर का आतंक अभी शुरू ही हुआ था, क्योंकि उसने हरकतें करना शुरू कर दिया था। इसके नीचे कई एंडलिंग थे जो मनुष्यों और छिपकलियों के मिश्रण की तरह दिखते थे, साथ ही छोटे सरीसृप जो इसके समान दिखते थे लेकिन उनके पंख नहीं थे। ब्लैक ड्रैगन की पहली चाल ने अनेकों को हताश कर दिया, क्योंकि उसने अपनी शक्ति के अधीन आए मानव शिकारियों को एक बल के रूप में संगठित होकर आसपास के देशों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। उसके पास कई पशु थे जिनका वह उपयोग करता था, लेकिन वह मुख्यतः मनुष्यों को ही अपने प्रभुत्व के लिए आपस में लड़वा रहा था। शिकारियों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुके थे, जिससे इन लड़ाइयों में जीवित बचे लोगों में हार का भाव पैदा हो गया था। दोनों पक्ष अपने अपने देशों में लोगों की जान बचाने के लिए लड़ रहे थे। एक पक्ष उन लाखों लोगों की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था जो पहले से ही ब्लैक ड्रैगन की सेनाओं के अधीन थे। उनकी ओर से किसी भी प्रकार का विरोध उस भयानक राक्षस के एक शब्द मात्र से लाखों लोगों की मौत का कारण बन सकता था। धन्य साम्राज्य के नेता कुछ समय में पहली बार संयुक्त संघ को सहायता प्रदान करते हुए इस स्थिति को देख रहे थे। संसाधन पतले हो गए थे, क्योंकि शिकारियों को दक्षिण में एक आसन भीड़ की ओर भेजा जाना था, दूसरों को साम्राज्य की रक्षा के लिए ही रहना था और कुछ को संयुक्त संघ की ओर भेजा जाना था। यदि वहां के सभी देश ब्लैक ड्रैगन की कमान में आ गए तो साम्राज्य अगला होगा। डार्क स्वॉर्ड काजुइको कुछ समय में पहली बार एक अलग भावना महसूस कर रहा था। ये सामान्य उदासीनता और उदासीनता नहीं थी जो उसने सर्वनाश होने के बाद भी महसूस की थी। वह स्वाभाविक रूप से जाग गया था और समय बीतने के साथ संयुक्त संघ का सबसे शक्तिशाली शिकारी बन गया था। उसने कालकोठरी साफ कर दी थी, रैन के टाइटन का सामना किया था और वह सब कुछ किया जो उसके किशोर दिमाग ने कभी सपना देखा था। लेकिन वह जल्दी से फिर से उब गया। कालकोठरी फिर से सामूहिक रूप से प्रकट होने के बाद भी कालकोठरी से रैन के बॉस टूट जाता है, जल्दी से उसकी तलवार के नीचे गिर जाता है। लेकिन अब कुछ अलग हो रहा था। विशालकाय काले ड्रैगन की तस्वीरें देखकर उसका खून खौल उठा, जो संयुक्त संघ के केंद्र की ओर बढ़ रहा था। उसे लगा कि यह विशालकाय जीव उसके लिए काफी मजबूत प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन वह अपनी सीमाओं को भी जानता था। भले ही वह लड़ाई का शौकीन था, फिर भी वह अपनी जान बचाना चाहता था। जिस जीव से वे लड़ रहे थे वह उससे कहीं ऊंचे दर्जे का था और उसके चारों ओर हजारों जीव मौजूद थे। यही कारण था कि वह संघ के उन शिकारियों का नेतृत्व कर रहा था जो काले ड्रैगन और उसकी सेनाओं के खिलाफ खड़े होंगे। वह उन मनुष्यों को नीचा देखता था जिन्होंने उस दरिंदे की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए थे। उनमें कहाँ का स्वाभिमान था कि वे इतनी आसानी से हार मान गए। एक आदमी को अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहिए। भले ही उसकी पूरी टीम हार जाए, वह दरिंदों के शासन के आगे नहीं झुकेगा। हालांकि वह ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वह लंबा जीवन जीना चाहता था और कई और बड़ी लड़ाइयां लड़ना चाहता था, इसलिए वह प्रतीक्षा कर रहा था। वह देश भर के शिकारियों के इकट्ठा होने और एक साथ बैंड करने का इंतजार कर रहा था। वह पड़ोसी साम्राज्य से सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। वह विशाल जानवर और उसकी सेना के खिलाफ सामना करने से पहले सभी टुकड़ों को जगह में ले जाने का इंतजार करता था। ड्रैगन की छवि को देखते हुए उसका दिल धड़क रहा था। वह लड़ाई शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता था। स्टील मिखाइल ने अपना भरोसेमंद भाला नीचे रख दिया, क्योंकि उसने प्राप्त की जा रही जानकारी को अवशोषित कर लिया।
उनके धन्य साम्राज्य ने नूह ओसमोंट नामक एक और शक्तिशाली शिकारी को जन्म दिया था। जानकारी ने उन्हें अब तक किए गए कारनामों से चार्ट में शीर्ष पर रखा। उसने वर्णित दृश्य के बारे में सोचा जहां ये शिकारी जानवरों की झुंड के खिलाफ खड़ा था और 3 रैन के बॉस को अकेले ही नीचे ले गया। क्या वह कुछ ऐसा ही कर पाएगा? उन्हें रैन के बॉस को नीचे ले जाने के लिए राजधानी में तैनात अन्य शिकारियों की मदद की आवश्यकता थी जो कई कालकोठरी टूटने के कारण दिखाई दिए थे। उसके पास जादूगर थे जो उसे ठीक कर रहे थे और अन्य शिकारी उन्हें व्यस्त रखने में योगदान दे रहे थे, जबकि वह हत्या के वार से निपटता था। फिर भी नूह अकेले कई शिकारियों का काम कर रहा था। वह एक टाइटन के हमलों का सामना करता था और जीवित बाहर आ जाता था, उसे नीचे ले जाने के लिए अत्यधिक आक्रामक मंत्रों का इस्तेमाल करता था, जबकि घायल शिकारियों को भी ठीक करता था। वह वास्तव में शक्तिशाली था। मिखाइल को साम्राज्य के सबसे मजबूत शिकारी के रूप में अपने खिताब से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या महसूस नहीं हो रही थी। वह उस भूमि से प्यार करता था जिसमें वह था और इसके लिए कुछ भी करेगा। मजबूत शिकारी होना स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात थी। उन्हें पहले ही खबर मिल चुकी थी कि नूह साम्राज्य के दक्षिण में स्थित राक्षसों के झुंड की ओर बढ़ रहा है। इससे उसकी ताकत पर उसका आत्मविश्वास झलकता था। साम्राज्य भी लगातार अपनी सेना और संसाधनों को बाहरी क्षेत्रों में भेज रहा था ताकि उन राक्षसों का सामना किया जा सके और इस शिकारी की मदद की जा सके। अधिकांश उच्च पदस्थ शिकारी या तो नूह की ही दिशा में जा रहे होंगे या फिर संयुक्त संघ की ओर बढ़ रहे होंगे ताकि उस नए खतरे से निपटने में मदद कर सके जो बेलगाम होने पर साम्राज्य की ओर रुख करेगा। वह राजधानी में रक्षक के रूप में रहेगा। वह और कुछ अन्य शिकारी यहाँ के प्रथम श्रेणी के कालकोठरी और आसपास के शहरों में नए बने कालकोठरियों को साफ करेंगे ताकि कालकोठरी से घुसपैठ की घटनाएं न हों। वह साम्राज्य में रहने वाले लाखों लोगों के लिए रक्षा की अंतिम पंक्ति होगा। यही उसकी भूमिका थी। वह रक्षक था। एपिसोड 48 नष्ट हुए शहर। किसी ऐसी चीज के दृश्य जो आप चाहते थे कि वे केवल आपके बुरे सपने में हो। जब मैं उजाड़ बंजर के आसमान में उड़ रहा था तो वे खुद को प्रचलित बना रहे थे। समाज की एक झलक जमीन पर नष्ट हो गई थी, जिसमें राक्षसों के टुकड़े स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। इनमें से कई राक्षसों का नेतृत्व या तो एक टाइटन द्वारा किया जा रहा था, या आप कभी कभी कुछ को अकेले यात्रा करते हुए पा सकते थे। उनमें से कई को पहली बार कालकोठरी की उपस्थिति के बाद साफ कर दिया गया था। जब भी एक कालकोठरी दिखाई देती थी और बंजर भूमि में एक कालकोठरी टूटती थी तो कभी कभी टीमों को भेजा जाता था। शहरों के स्थिरीकरण के बाद इन राक्षसों को संभालने वाले अधिक शिकार दस्तों को बाहर भेजना होगा ताकि वे बड़े समूहों में न बने और दीवारों वाले शहरों को लक्षित करना शुरू कर दें। अब तक मैं 2 शहरों से गुजर चुका था जिन्हें मैंने कुछ समय पहले स्टार सिटी जाते समय देखा था। उनकी शांत वातावरण टूटी हुई इमारतों और धुएं से भंग हो गई थी, लेकिन वे अभी भी खड़े थे। अन्य शहरों में कहीं अधिक हताहत हुए थे जहां मजबूत शिकारी तैनात होने का सौभाग्य नहीं था। मैं खुद को उस शहर को प्राथमिकता न देने के लिए मजबूर कर रहा था जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, क्योंकि मेरे आसपास और भी शहर थे जहां मैं समय रहते और अधिक लोगों की जान बचा सकता था। मैं उस जगह की ओर पूरी तेजी से बढ़ूंगा जहां मैं जागा था, आउटर बैंकशी। जिन 2 शहरों से मैं गुजरा वे अभी भी अंदर से इधर उधर चल रहे किसी भी राक्षस को साफ करने की कोशिश कर रहे थे। राक्षसों के कुछ पैच धीरे धीरे शहर की दीवारों के बाहर एक साथ हो रहे थे। मैंने शहरों के अंदर से शुरुआत की और डूम बोल्ट के साथ राक्षसों को छीन लिया। शिकारी जानवरों का पीछा कर रहे होंगे, केवल बिजली की एक चमक और एक जली हुई लाश को देखने के लिए, मेरे अगले लक्ष्य के लिए इंस्टेंट ट्रांसफर के साथ चमकते हुए देखने के लिए आसमान की ओर देख रहे थे। जब मैं राक्षसों को एक साथ समूहित करने वाले किसी भी टाइटन से मिला तो मैंने उनकी ओर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी डाला। मेरे आकार के 2 गुने से अधिक एक गहरा धड़कता हुआ भाला बन जाता था और इन बड़े जानवरों की ओर टकराता था, जिससे उन्हें जमीन पर कील ठोक दी जाती थी। रैंक बी बॉस को इस भाले के 2 या 3 हिट की आवश्यकता होती थी जो हमेशा एक खूनी छेद दिखाई देने से पहले उनकी छाती पर निशाना साधते थे, जहां उनके दिल फट जाते थे। रैंक के बॉस को स्पीयर ऑफ डेस्टिनी के कई कलाकारों की आवश्यकता थी, क्योंकि उन्होंने सहज रूप से घातक भाले को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस किया और या तो बचने या ब्लॉक करने की कोशिश की। जब उनकी बाहें मांस और हड्डियों की गड़बड़ हो गईं और उनकी गतिशीलता कम हो गई, तो काले भले तंत्र छाती की मांसपेशियों के माध्यम से तब तक खोदे गए जब तक कि वे उनके दिलों तक नहीं पहुंच गए। मैं केवल 2 अन्य रैंक के बॉस में आया, जो मेरे संग्रह में एक और रैंक के कौशल और आइटम जोड़ता है। कौशल था आर्क लाइटनिंग, एक भयानक बिजली जो आसपास के अन्य दुश्मनों पर जंजीर से टकराती है। और वस्तु थी फेयरी विंग्स। ये पहली ऐसी चीज थी जो मुझे मिली जो कोई सामान्य कवच या हथियार नहीं थी,
लेकिन मेरे लिए इसकी प्रभावशीलता कम थी। पहनने पर यह मेरी पीठ से फैले हुए सफेद चमकते हुए प्रकाश के पंखों की तरह दिखती थी। ये पंख तब तक हवा में तैरते रहते थे जब तक माना ऊर्जा उपलब्ध रहती थी, और इन्हें पहनने से हवा में आपकी गतिशीलता और गति बढ़ जाती थी। मुझे उड़ान की वजह से तैरने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उड़ते समय मिलने वाली गति बढ़ाने के लिए मैं इन्हें पहनता था। मेरी गति और भी तेज हो गई, जिससे मैं आज रात होने से पहले तीसरे शहर तक पहुंच गया। ये शहर पिछले 2 शहरों से भी ज्यादा वीरान था। इसका अधिकांश भाग खंडहर में तब्दील हो चुका था और शिकारी अभी भी राक्षसों का सामना कर रहे थे। मैंने यहाँ पहली बार आर्क लाइटनिंग का प्रयोग किया और नीली बिजली की एक लकीर को एक राक्षस को भेदते हुए देखा, और फिर वह उड़ती हुई कई अन्य राक्षसों की ओर बढ़ती गई। राक्षसों के बड़े समूहों में ये कौशल 8 से अधिक बार बिजली की लकीरें बनाकर कई राक्षसों को मार गिराने में सक्षम था। मैं इस शहर के चारों ओर उड़ता रहा और घायलों की ओर गार्जियन लाइट का प्रयोग करता रहा। आसमान में उड़ते हुए, सुनहरी रोशनी बिखेरते हुए और पीछे की ओर फैले हुए मेरे चमकते पंखों ने मुझे और भी अधिक विशिष्ट बना दिया। शहर और उसके आसपास का इलाका देखते ही देखते राक्षसों से मुक्त हो गया, और मैंने यही रात बिताने का फैसला किया क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि कम दृश्यता के कारण रात में शिकार करना मेरे लिए संभव नहीं था। जब मैंने पिछली बार स्टार सिटी की यात्रा की थी तो हमें आउटर बैंक एक्स से वहां पहुंचने में पूरा दिन लगा था। फिर भी मैं आउटर बैंक एक्स के माध्यम से केवल आधे रास्ते पर था क्योंकि मैंने राक्षसों के समूहों को नीचे ले जाने और संघर्षरत शहरों की सहायता करने के लिए काम किया था। उसी समय मैं किसी भी कालकोठरी को साफ कर रहा था जो उच्च जोखिम वाले थे ताकि एक और कालकोठरी ब्रेक न हो। शहर में अधिकांश शिकारियों की स्थिति को देखने के बाद मैंने कई रैंक बी कौशल पुस्तकें, आइटम और कोर भी दिए, जिनकी मुझे पिछले 3 शहरों में कई रैंक बी शिकारियों को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी जो उत्पन्न होने वाले नए कालकोठरियों को प्रभावी ढंग से संभाल सकते थे। मैं कल आउटर बैंक एक्स पहुंचूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचूंगा तो मेरा सिर दर्द कर रहा था। 1 दिन से अधिक समय बीत चुका था जब से कालकोठरी फिर से सामूहिक रूप से दिखाई दी। अगर किसी शहर को मजबूत राक्षसों का सामना करना पड़ा तो उसका परिणाम अब तक तय हो चुका होगा। मुझे सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद थी, लेकिन मैंने खुद को विनाश के संभावित परिदृश्य के लिए तैयार किया जो मैं कल देख सकता हूं। आज रात मैं अकेले रहना चाहता था, इसलिए इस तीसरे शहर में चक्कर लगाने और बुरी तरह घायल लोगों का इलाज करने के बाद मैंने सोने के लिए एक क्षतिग्रस्त इमारत ढूंढी। मैं एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त ऊंची इमारत में गया और एक बंद कमरा पाया, जहां मैंने अपने भंडारण छल्लों में से कुछ खाना निकाला और भविष्य के बारे में सोचते हुए आखिरकार आज कुछ खाया। सुबह सुबह जब भोर हुई तो मैं नष्ट हुई इमारत से उठा और आउटर बैंक एक्स की ओर अपना रास्ता जारी रखा। अगले शहर में पहुंचने से पहले देखने के लिए केवल बैरन्स के साथ एक लंबी दूरी थी। जैसे जैसे मैं साम्राज्य से बाहर निकलता गया, राक्षसों के समूह अधिक बार होते जा रहे थे। मुझे भारी दिल के साथ छोड़ दिया क्योंकि मेरे अधिक अनुमान सच हो रहे थे। बंजर जानवरों के समूहों को केवल मौत का सामना करना पड़ा क्योंकि अंधेरी लपटों, विस्फोटक, ठंडे विस्फोटों या जंजीर से जकड़ने वाली बिजली ने उनके रैंकों को नष्ट कर दिया। मैं अपना सारा गुस्सा उन पर छोड़ रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं एक और शहर से गुजरा जिससे मुझे याद आया कि वह आउटर बैंक एक्स से ठीक पहले था, और ये दृश्य अब से जो मैं देख रहा था उसके लिए अच्छा संकेत नहीं था। मेरे चारों ओर नरसंहार था, जिसमें जानवर बड़े पैमाने पर भाग रहे थे और बहुत कम जीवित बचे थे। मैंने अपने नीचे के शहर को गुस्से और उदासी में देखा क्योंकि खूनी दृश्य ने खुद को उजागर कर दिया। बिजली एक जानवर से दूसरे जानवर पर बरसती हुई अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करती जा रही थी और मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। मुझे उन जानवरों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन साथ ही साथ खुद पर और साम्राज्य के कई अन्य लोगों पर भी गुस्सा आ रहा था। सबसे शक्तिशाली शिकारी भीतरी इलाकों के शहरों में तैनात थे। ये स्वाभाविक ही था क्योंकि वहां उच्च श्रेणी के कालकोठरी थे और उन्हें साफ करना उनकी जिम्मेदारी थी। मैंने भी आउटर बैंक एक्स छोड़कर एक ऐसे मुख्य रक्षा शहर की ओर रुख किया जहां उच्च श्रेणी के कालकोठरी थे। लेकिन इस स्वाभाविक स्थिति का मतलब यह था कि साम्राज्य के बाहरी शहरों में बहुत कम शक्तिशाली शिकारी थे। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि कालकोठरी फिर से इतनी बड़ी संख्या में प्रकट होंगी, लेकिन ऐसा हुआ। इन शहरों में कुछ ही रैंक बी के शिकारी हैं और उनसे कहीं अधिक निचले रैंक के शिकारी हैं। ऐसे में अगर रैंक ए की कालकोठरी प्रकट हो जाए और कालकोठरी में गड़बड़ी हो जाए तो वे इसका सामना कैसे करेंगे? अगर सौभाग्य से अधिक शक्तिशाली शिकारी जागृत होकर उनकी रक्षा के लिए आगे नहीं आते, तो कुछ शहरों को पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा।
सर्वनाश के पहले आगमन के समान, जब तक वास्तव में शक्तिशाली लोग पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो जाते, तब तक दुनिया भर में कई मौतें होंगी। उम्मीद की एकमात्र किरण भूमिगत बंकरों में छिपे हुए लोग थे, जबकि राक्षस उनके ऊपर मंडरा रहे थे और वे केवल जीवित रहने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने तबाह शहर को देखा और उन दरिंदों को सबसे दर्दनाक तरीकों से मार गिराया, यह आशा करते हुए कि कई लोग जानबूझकर बनाए गए आश्रयों में छिपने और सुरक्षित रहने में सक्षम होंगे।